हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के एक स्टॉक के बारे में, अडानी पावर के बारे में। इसने कल अपने जो क्लोजिंग दी थी वो एक न्यू हाई पर दी थी, लाइफ टाइम न्यू हाई पर दी थी। तो उसी के बारे में जनरली बेसिकली तो ये है कि मैं जब ऐसे स्टॉक जो होते हैं तब जो अपना न्यू हाई बनाते हैं मैं उसमें एंट्री नहीं लेता हूँ। ना ही उसको थोड़ा सा साइड एनालिसिस के लिए भी नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा जब तक कोई पैटर्न फॉर्म ना कर जाए। बट इसमें जब मैं कल एनालिसिस कर रहा था ना, इसके फंडामेंटल और चार्ट को जब मैच करता तो मुझे उसमें कुछ चीज ऐसी नजर आई थी जो मुझे अच्छी लगी थी। वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टडी करेंगे हम, उसके बाद जो डिसीजन आपका होगा वो आप ले सकते हैं, और जो मेरा डिसीजन होगा मैं आपको शायद वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, बट कोई बाइंग और सेलिंग की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, जस्ट एक स्टडी होगी कि किस तरह से हम इस अपने किस तरह से हम स्टॉक में हमें क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए, और टाइम टू टाइम हम किस तरह से उनको एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फंडामेंटल। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में। अडानी पावर इज थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं थर्मल पावर प्रोड्यूस करने में। Business overview. Adani Power is a part of Adani Group. It is India's largest private thermal producer with a current capacity of 15,210 मेगावाट इन 8 पावर प्लांट। तो इनके 8 पावर प्लांट हैं और टोटल उनसे 15,210 मेगावाट ये जनरेट करते हैं। मार्केट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, द कंपनी अकाउंटेड फॉर 6% ऑफ इंडियाज टोटल पावर जनरेशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड 16% ऑल द पावर जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्लांट एज ऑफ फाइनेंशियल 23। तो 6% इनका जो जो पावर टोटल पावर जो इंडिया के अंदर जनरेट होती है उसमें इनकी हिस्सेदारी है, और थर्मल पावर सेक्टर के अंदर इनकी 16% की हिस्सेदारी है। जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 तक का है। यहाँ पे जो रेवेन्यू इनका जनरेट होता है पावर जनरेशन का 98% जनरेट होता है, और बाकी अदर से इनका 2% जनरेट होता है। पावर कैपेसिटी द कंपनी हैज ए टोटल इंस्टॉल थर्मल पावर कैपेसिटी ऑफ 15,210 मेगावाट। जो उनके 9 प्लांट है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी कि कौन सा प्लांट कौन कितनी पावर जनरेट करता है। और साथ साथ इन्होंने 14 मेगावाट का एक प्लांट सोलर पावर के अंदर भी एंट्री ली है, उसका भी उससे भी 14 मेगावाट जनरेट कर पा रहे हैं। वो भी गुजरात के अंदर है। एक्सपेंशन का देखो तो इट इज engaged to the construction of a 1600 megawatt ultra supercritical thermal power project in MP with a capex of raised 12,100 crore spread over financial 24-28. This plant will supply power to the state under a 1230 megawatt or 25-year power supply agreement. It has a plan to the add further 5500 megawatt capacity through acquisition and brownfield aviation, टेकिंग टोटल कैपेसिटी तो 22,000 मेगावाट। तो 22,000 मेगावाट करने का इनका प्लान है। 5500 मेगावाट ये की कैपेसिटी को ये एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं, और टोटल इनका जो प्लान है वो 22 मतलब एक तरह से 15,000 से ऑलमोस्ट 30% तक इनका बढ़ जाएगा। और लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट 81% ऑफ द पोस्ट ग्रोथ कैपेसिटी हैज बीन सिक्योर्ड बाय लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। तो बेसिकली जो 81% है इनका, जो इनका जो जितनी पावर प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी 81% की इनकी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के इनके एग्रीमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के एग्रीमेंट होते हैं। जो कि मतलब एक अच्छी बात है कि बेसिकली पावर प्रोड्यूस करने का हमें ये टेंशन नहीं होती कि ये बेचेंगे कहाँ, ऑलरेडी इनके पास एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म के होते हैं। ठीक है। तो बाकी ये लीगल केस सेल ऑफिसर ये इतना काम का नहीं है, मतलब जो मोटा मोटा था ये काम करता है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल इनके 2,38,303 करोड़ की है। स्टॉक की 10.2 का है। आरओसी 15.8% है। और लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट है तो 20,605 का है। प्रमोटर होल्डिंग 671.8% के। इंडस्ट्री पी 25% है। इंडस्ट्री पी से बहुत कम है। ये अडानी सेक्टर की पहली कंपनी है अडानी ग्रुप की कि जो एक अंडर वैल्यू पीए पे चले। अदरवाइज सेक्टर का जो पी होता है ना, उसे बहुत ऊपर ट्रेड करती है। वो भी इन्हें न्यू हाई बनाया तभी 10 का है, अदरवाइज तो ये बहुत ही डाउन पे चल रहा था, 7-8 पे चल रहा था ये। ठीक है। बुक वैल्यू 104 के। आरओई 4.8% है। और प्लेजिंग परसेंटेज 15.8 है। हाइस्ट प्राइस ऑल टाइम 618 का, जो भी रिसेंटली बनाया। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करते। फेस वैल्यू 10 के। अभी तक कोई स्प्लिट नहीं आया है इसके अंदर। डेट टू इक्विटी 0.80 है। और जो नंबर ऑफ शेयर है 386 करोड़ है। अब इनका एक बार
क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो लास्ट दिसंबर 2022 में 7,764 की इनकी सेल थी, जो बढ़कर 12,991 करोड़ की हुई। जो नेट प्रॉफिट था 9 करोड़ से बढ़कर 2,739 करोड़ का हो गया था। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 90% था, यहाँ पर 36% बढ़कर आया। ये एक मेजर रोल था, साथ में एक अदर अदर इनकम का भी हम मेजर रोल कह सकते हैं। और उससे पहले आप सितंबर का देखो कि सितंबर में भी एक 7,044 से बढ़कर जो इनकी सेल थी 12,991 करोड़ की हुई, और जो प्रॉफिट था 696 करोड़ से बढ़कर 6,594 करोड़, 6,500 करोड़ के आसपास नजर आया। सेम जून में, सेम मार्च में, तो लगातार 4 क्वार्टर अच्छे निकले। और ईयरली आप ग्रोथ देखो तो ईयरली इनका 2012 से मेरे पास डेटा है तो 4,035 करोड़ से लेकर 4,035 करोड़ से बढ़कर जो इनकी सेल है 47,230 करोड़ की है। तो ऑलमोस्ट हम देखें तो 10 टाइम से ज्यादा की ग्रोथ हमें सेल्स में नजर आई। और जो नेट प्रॉफिट माइनस में होता था ना, -294, -2295, -291, -1816, 551, -6174, -2103, -9984, -2275, तो लगातार मतलब 12 से लेकर 20 तक का माइनस में ही है। माइनस में अगर देखो तो आप टेम्परेचर से एंट्री को हटाओगे तो ये काफी सारे ईयर माइनस से भरा जाएंगे, बट हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं। और उसके बाद आप देखो तो फिर प्रॉफिट 2021 से इनका पॉजिटिव हुआ 1270 करोड़, 4912, 10,710, 27, 23,334 करोड़। और साथ में डिप्रेशन क्या था, हम ये कह सकते हैं भाई पहले तो कंपनी का एक्चुअली कंपनी खराब नहीं थी, कंपनी अपने को एक्सपेंड करने में, पावर प्लांट के सेटअप करने में लगी थी, जिससे क्योंकि इस तरह की कंपनियों में एक टाइम लगता है प्लांट लगाने के बाद जो पावर होती है इसको प्रोड्यूस करने में। जब वो एक बार सेटअप बन जाता है ना, फिर इनका जो ऑपरेटिंग कहते हैं फिक्स कॉस्ट सारी एक हो जाती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ आने लग जाती है। यही रीजन है कि जिनका जो नेट प्रॉफिट है किसी टाइम पे जो 27, 21, 22 था, अब वो बढ़कर 32% भी हो गया है। देखो स्टार्टिंग में 34 था, फिर 14, 30, 25, 35, 26, 27, और अब वो लास्ट 4 क्वार्टर 4 साल से ना 30 के नीचे है ही नहीं। इसको छोड़ देते हैं बस। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो उनके पास इक्विटी केवल 38,057 करोड़ का है, और रिजर्व इनके पास 36,652 करोड़ का है। बोरिंग 32,676 करोड़ की है, और 32,367 करोड़ की है। उसके सामने इनके पास रिजर्व और कैपिटल है, तो ये मैनेजेबल है। और इनका जो फिक्स एसेट है 65,501 करोड़ के हैं। CWIP 461 का है, और 1110 का इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेंड किया था वो फिक्स एसेट का पार्ट बन गया। ऐसे ही अब इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे वो ही बन जाए। तो लगातार इनकी जो 15,012 में 15,000 से बढ़कर फिक्स एसेट इनमें 65,501 करोड़ का होता है। यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है हमें। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो 71.71 इनके पास खुद है, और FII के पास 15.186 है, और DI के पास 1.18 की हिस्सेदारी है, और जनरल पब्लिक के पास ऑलरेडी 6-7% से कम की हिस्सेदारी दोनों पब्लिक के पास है। बाकी सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैंड में। तो ये तो हुई फंडामेंटल की बात। अब चलते हैं इसके एक बार उसमें। तो देखो ये जो क्लोजिंग थी ने क्या कहते हैं कल, वो अच्छी का वो उसी पे दी, मतलब एक न्यू हाई बनाया। अब मुझे इसमें नजर क्या आया था, एक बार इसमें इसको चार्ट को मंथ पे लगा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो 2009 से आ रहा है। 9 से आप देखोगे ना, 9 से लेकर ये वाली जो रेंज है, यानी 9 से लेकर 21 तक 12 साल तक कुछ नहीं किया। आप देखोगे तो अगर हमने फाइनेंशियल में देखा भी, यहाँ पे 2012 से मतलब से लेकर 20 तक सारा का सारा जो नेट प्रॉफिट वो माइनस में ही आ रहा था, इसलिए स्टॉक भी चुपचाप वहां पड़ा हुआ था। 2022 2021 आफ्टर कोविड के बाद जो रैली आई थी उसमें इन्हें चलना शुरू किया। और चलने का ऐसा नहीं कि उस रैली में इसने पार्टिसिपेट किया, ऑल ओवर सेक्टर चल रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मगर 2021 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो प्लस में आया। एक तो ये रीजन था। ठीक है, उसके बाद तो वहां से इन्हें चलना शुरू किया। और उसके बाद लगातार लगातार क्या कहते हैं बढ़ता जा रहा है। सेल भी इनकी वहां से भी यहाँ से भी डबल हो गई है, और यहाँ से भी काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें 20% की ग्रोथ है। सेल 1270 से जो का प्रॉफिट था यहाँ पे वो 20% की ग्रोथ है। और अगर प्राइस को देखें ना, अगर प्राइस में मान लो ये वाली जो रेंज है, अगर इसी को हम देखें, प्राइस 149 का है, और 20% की ग्रोथ हमारे प्रॉफिट में होगी, तो सिंपल मैथ की कैलकुलेशन तो ये बनती है भाई, ये इसका प्राइस 3 ईयर तो होना चाहिए। 3 ईयर छोड़ो, हम 10% नहीं मानते, 1500 तो होना चाहिए ना। और अभी प्राइस कितना चला है 617, तो 100% की ग्रोथ तुम्हारी कहीं नहीं गई। ठीक है, एक रीजन तो मुझे ये नजर आया था यार, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है जब मैंने इसको फंडामेंटल चेक किया। ठीक है, अब एक बार इसका डे चार्ट देख लेते हैं। ये जो कोविड की रैली आई थी उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रुका था। ठीक है, जो 408 का
प्राइस था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट फेज में चला गया, धीरे धीरे नीचे गया, उसके बाद इसने एक अच्छा सा पैटर्न बनाया, रिवर्स हैंडल शोल्डर भी हो सकते हैं, कप विद हैंडल भी हो सकते हैं, ये पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट उसने 2023 में किया था। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये 22 में जब फंडामेंटल क्या रहे थे, तो 22 में अगस्त 22 तो यही वाले रिजल्ट आए होंगे। 27,711 करोड़ की इनकी वो थी सेल थी, जो बढ़कर 7,230 करोड़ के हो गए अभी, जबकि मार्केट रेट आए नहीं है, मार्केट आने पड़ने के और आई एम श्योर कि वो रेट भी अच्छे आएंगे। और 4912 की जो नेट प्रॉफिट था वो भी बढ़कर 4334 करोड़ का हो गया, यानी ये यहाँ से 4%, 4 टाइम से ज्यादा का नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे नजर आता है अभी, जबकि मार्च का क्वार्टर आना बाकी है। अगर वो भी इतना ही, अगर इतना भी आ जाता है ना, तो आप मान के चलो कि ये 6 टाइम नजर आता है। और 6 टाइम का मतलब क्या होता है कि 400 से 6 टाइम देखे तो हमारा 2000 तो आराम से नजर आता है ना, अगर 5 टाइम भी लेके चलें तो। एक मुझे मतलब एक लॉन्ग टर्म में और एक शॉर्ट टर्म में, दोनों में ही मुझे क्या कहते हैं, ये एक मतलब मुझे लगा कि इतना अच्छा फंडामेंटल एक मल्टीपैकर के रूप में नजर आया। ठीक है। और इससे पहले अगर आप देखोगे ना, तो सारे के सारे पावर सेक्टर है ना, वो डाउन ही चल रहे थे। जैसे अडानी पावर को अगर टाटा का इसके जो ग्रुप कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं, टाटा पावर से कंपेयर कर सकते हैं इसको। मगर एक बार हम इसको मार्क और करते हैं, जो पैटर्न बना था ना, इसको भी मार्क कर लेते हैं कि इसमें भाई क्या नजर आता है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है और टारगेट बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गया है। तो हम ऑलरेडी 10% का टारगेट है, अगर कोई बड़ी बात नहीं है कि एक उससे वापस से चलना शुरू करते, हो सकता है कल ही ये टारगेट हिट हो जाए, या आज ही टारगेट हिट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि टाटा पावर जो उसकी क्या कहते हैं, वो है कंप्यूटर कह सकते हैं, उसका क्या हाल था। इसका भी हम वही करते हैं, मंथ का चार्ट लगाते हैं। देखो, इसने भी कुछ नहीं किया। अगर 2007 8 से देखें तो 8 का ने ब्रेकआउट किया कोविड में। तो कोविड के जो 2021 उससे पहले जो पावर सेक्टर था ना, वो ऐसे ही चल रहा था, मतलब उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। ये 2021-20 से 21 से ये सारे के सारे इम्प्रूव, और सारे के सारे जो पावर सेक्टर है ना, वो चाहे पैनिंग में आप जेपी पावर देख लो, रिलायंस पावर देख लो, कोई से भी उठा के देख लो, वो सारे के सारे एक ग्रोइंग स्टेज पर हैं, क्योंकि जो पावर की डिमांड है ना, ऑलरेडी वो बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है लगातार। ठीक है। और ये साथ साथ पावर सोल और सब सारी की सारी कंपनियां सोलर पावर प्लांट की तरफ भी मूव कर रही हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज मुझे इसमें नजर आई कि भाई क्या कहते हैं, एक लॉन्ग टर्म में अगर इसमें जब फंडामेंटल अच्छी है तो हम इस पे, अब जैसे लोग कहते हैं कि लाइफ टाइम हाई पे नहीं खरीदना चाहिए, जो कि सही बात है, लाइफ टाइम हाई पे नहीं खरीदना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ कंडीशंस हर स्टॉक के साथ मैच नहीं करती हैं। ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द आउट ऑफ बॉक्स स्टॉक कह सकते हैं। तो इसको मतलब इस तरह से हम वो कर सकते हैं। अब इसमें मेरा व्यू को नजर आता है, एक बार पहले तो मैं पॉइंट पॉइंट नजर बताया था, पॉइंट पॉइंट ये नजर आता है कि फंडामेंटल उसके बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अब इसको अगर कोई कहेगा तो इसमें वीक पॉइंट का नजर आएंगे, वीक पॉइंट नजर आएंगे भाई लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। प्लेजिंग भी है 15.8%, और जो डेट इक्विटी है 0.80, हालांकि मैनेजेबल है, बट थोड़ा सा जनरली 50 से नीचे होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। 80 है, जो कि इतना बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हम इसको मान सकते हैं। बाकी मुझे इसमें और कोई नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आता। हाँ, और कोई मुझे इसमें नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आता। ठीक है। बस यही है। आप इसको, मैं इसको किस तरह से लूंगा, देखो ऑल टाइम, एक तो ऑल टाइम हाई पे है, बाकी फंडामेंटल के हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म हम देख सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म हम इसको नहीं देख सकते हैं। शायद मैं इसको अभी का जो मेरा 4-5% का एक स्टॉक पे लगाने का होता है, मैं 4-5% ना लगाऊं उसमें, 2-3% लगाऊं इस प्राइस पर भी। ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल अकॉर्डिंग ये अगर 2-3 साल मुझे होल्ड करना पड़ा तो मुझे लगता है ये आराम से ये यहाँ से 1500-2000 पहुंच जाना चाहिए। अगर स्प्लिट होगा तो अलग बात है, तो भी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। हो जाना चाहिए जिस तरह से इनके जो नेट प्रॉफिट आ रहे हैं, क्योंकि एक बार जब प्लान सेटअप बन जाता है ना, तो उसमें जो फिक्स जो कॉस्ट होती है ना, ऑलमोस्ट सेम होती है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिटिंग मार्जिन लगातार बढ़ता रहता है, और साथ साथ जब एक्सपेंस करते हैं ना, तो उसका भी साथ में इफेक्ट आता रहता है। जैसे हमने देखा कि 7-8 साल कुछ नहीं किया, उसके बाद लगातार अच्छे अच्छे क्वार्टर था, और हर क्वार्टर में हर ईयर में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं बहुत, हर क्वार्टर एक दूसरे को बीट कर रहे हैं और हर ईयर एक दूसरे को बीट कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें डर नहीं लगेगा बाइंग करने में। ठीक है। इस प्राइस पर भी मैं इस प्राइस पे कुछ परसेंट ऐड कर सकता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा
अगर डाउन जाता है तो मेरे लिए वो प्लस परसेंट ही मतलब प्लस पॉइंट ही होगा कि डाउन जाएगा तो और एवरेजिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। बट ये किस तरह की मेरी बाइंग इसलिए की रिकमेंडेशन जैसे आपके साथ एक स्टडी है कि एक अगर हमें हाइट जब एक स्टॉक अच्छा हो, अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी है और लाइफ टाइम पे वो ट्रेड करिए काफी कंसोलिडेट करने के बाद, तो हमें उसमें एनालिसिस करके हमें क्या चीज देखनी चाहिए और उसमें के एनालिसिस के अंदर वो स्टॉक अगर हमारे क्रेडिट के अंदर फिट होता है एक लॉन्ग टर्म व्यू को ले, हाँ शॉर्ट टर्म में कोई इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई देख रहा है कि भाई 2 3 6 महीने में हो सकता है कि स्टॉक 6 महीने में ये कहाँ जाएगा, तो कुछ नहीं पता होगा। जब मार्केट चलती है तो सारे स्टॉक चलते हैं, जब गिरती है तो चाहे कितना अच्छा स्टॉक है वो नीचे जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे जाता है, मगर लॉन्ग टर्म में अगर आप ये देखो लॉन्ग टर्म में जरूर स्टॉक अपने फंडामेंटल के हिसाब से जरूर चलता ही चलता है। वो जो फंडामेंटल और टेक्निकल सेटअप दोनों मिक्स होते होते हैं लॉन्ग टर्म में उनका असर नजर आता ही आता है। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि फंडामेंटल अच्छे हों और स्टॉक नीचे जा रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। जो मेरी समझ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप अपना एक बार खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि सारी सारी जो चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।